देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब, आपका रिएक्शन। मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? I was thinking the same. आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना। हाँ, मेरा भी this तो is थोड़ा ईगो होगा। disrespect, yeah. आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो सांसदों के निलंबन के बाद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बात बड़ी वायरल हो रही है। तो ये बात क्या है, वीडियो देखने पर ही मालूम चलेगा। और क्यों ऑपोजिशन के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर में। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और असदुद्दीन ओवैसी साहब तो 5 मर्तबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो इस टॉपिक पर इन्हें डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी। एंड मोर देन दैट, क्यों विपक्ष के साथ ही ऐसा होता है, और तरह तरह की जितनी भी हमारी क्वेरीज हैं उसका भी आंसर हमें मिल जाने वाला है। इस बात की दिल में बड़ी तसल्ली है कि इस बार विपक्ष मजबूत है और भगवान से यही प्रार्थना है कि अगली बार विपक्ष ही पावर में आए, प्रधानमंत्री की गद्दी से ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उतर जाएं। एंड इंशाअल्लाह ताला आप देखना यही होगा। 5 साल बाद मोदी कौन? पार्लियामेंट में जिस तरीके की वीडियोस हम देख रहे हैं ना, कि राहुल जी तो बढ़ चढ़ करके सच बोल रहे हैं और मोदी जी लाजवाब है भाई, उनके पास कोई जवाब है ही नहीं, क्योंकि जब कोई काम किया ही नहीं तो क्या ही आंकड़े बताएंगे भाई। खैर फिलहाल असद सर को सुन लेते हैं, उसके बाद ये गहरी जो वार्तालाप है इसे बरकरार रखेंगे। खत से होगा, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से होगा, जहालत का मुकाबला और ज्यादा जहालत से होगा। तो ले लीजिए। मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब से आपकी लड़ाई है। आखिर राजनीति में दोस्त भी तो होने चाहिए। नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के लीडर, राहुल गांधी जनयोधारी, ममता बनर्जी का गोत्रा, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं क्या कहा उन्होंने, मैं हनुमान चालीसा। हाँ, हनुमान चालीसा। अब भैया मैं कहाँ फिट हूँगा इन लोगों में? मैं कहाँ फिट हूँगा? मैं तो जनयोधारी नहीं हूँ। दोस्त कौन है? कोई दोस्त है कि नहीं? देखिए, हम मेरे सब दोस्त हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा दुश्मन किसको कहूँ मैं। इतने दोस्त हो गए हैं कि वो किसी शायर ने कहा था कि तुम जिसके दोस्त हुए दुश्मन आसमां क्यों बने। हमारा हाल तो वो है। अब आप देख लीजिए, ये सब चीजें हैं। मैं चाहूंगा आपको एक क्विक थोड़ा सा एक ईज आउट करने के लिए तेजी से तालियां बजाइए। यहां पर रैपिड फायर राउंड है। मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा ओवैसी साहब, और 2 तस्वीरों में से आपको एक तस्वीर चुननी है, उस पर एक सवाल होगा, बोलना नहीं है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर। देश का दूरदर्शी नेता कौन है? ओवैसी साहब, ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यहां पर एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी। ओवैसी साहब, आपका रिएक्शन। मेरी फोटो क्यों नहीं है उसमें? आप इन दोनों में कौन है? सुनिए, आप कम से कम मुझे बुलाकर तौहीन तो मत करिए ना। मेरा भी तो थोड़ा ईगो होगा। आई एम ऑल्सो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपकी राय है, आप तो मेहमान हैं। मैं ये नॉर्थ पोल स्टार है, मैं तो छोटा स्टार हूँ, तो आप ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी इस बारे में। ठीक है, अगला सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, जोरदार तालियां हो जाए पहले तो। आइए जरा प्ले ऑन करिए। ओवैसी जी के लिए पहले क्या है, शरीयत या संविधान? ये कोई बीजेपी के लोगों से सवाल आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल किया है सर हमने। सुन लीजिए, आपको हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं जानते। अगर जानते तो इस तरह का सवाल हमसे नहीं करते आप। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सालों जेल में रहे और जेल में रहकर उन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। मौलाना आज़ाद ने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे बहैसियत मुसलमान इस बात का फ़ख्र है कि मैं 1000 साल से जो इस्लाम भारत में है, मैं उसकी एक एक चीज़ को छोड़ नहीं सकता, और ना ही मैं इस देश के एक एक कल्चर को छोड़ सकता हूँ। ये मौलाना आज़ाद ने कहा था। तो आपके सवाल का जवाब ये है।
मेरा अगला सवाल आपसे यह है ओवैसी साहब, जरा प्ले ऑन करिए इसको यहां पे। अगला सवाल, आजादी की लड़ाई का नायक कौन, विनायक दामोदर सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना जी? कौन है इन दोनों में से? गौर से देख रहा हूं, दोनों एक ही नजर आ रहे मुझे। ओके, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। अगला सवाल जरा, अल्पसंख्यकों का हमदर्द कौन है? ओवैसी साहब, इनमें से कोई एक बताइए अगर आपको लगता हो तो। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मायावती, कौन कोई एक लगता है आपको इनमें से? सबने बेड़ा गर्क किया अल्पसंख्यक समाज का। किसी ने डराकर, किसी ने मुस्कुराकर, किसी ने मुशायरे कराकर, किसी ने खवाली कराकर, सब ने ऐसा ही हमको कभी चॉकलेट दे दिया, कभी लॉलीपॉप दे दिया, कभी मीठी मीठी बातें की। और अब देखिए, अब जो मोहतरम लाल टोपी पहने हुए हैं, उनका मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तारीख में इतना वोट उनको नहीं मिला, कभी नहीं मिला किसी पार्टी को। उनको वोट मिला तब भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। आप जब उन्हीं के पार्टी के एक एमएलए का पेट्रोल पंप तोड़ा जाता है तो ये बोल नहीं सकते। इलाहाबाद में घर है, वाइफ के नाम पर हस्बैंड को नोटिस दी जाती है, घर तोड़ा जाता है, बोल नहीं सकते। अब जो मैडम बाजू हैं, बड़ी फाइटर हैं, अपने बलबूते पर राजनीति में पार्टी बनाई है, कभी जाकर वहां पर मुसलमानों का एजुकेशनल सोशल स्टेटस देख लीजिए। मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम महिलाओं के उंगलियां देखिए, खाली उंगलियां देखिए, बीड़ी बना बना कर जल गई उंगलियां उन लोगों की। मालदा मुर्शिदाबाद का जो पानी में जो ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक है वो WHO लिमिट से ज्यादा है। तीसरे जो महाशय की फोटो आप दिखा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि भैया बाबरी मस्जिद का मसला क्या गोविंद GB पंत नहीं थे जब से शुरू नहीं हुआ? क्या ताले उस वक्त नहीं खोले गए जब आपके पिताजी वजीर आजम नहीं थे? क्या मस्जिद शहीद नहीं हुई जब आप ही के पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे? क्या आपकी सरकार में नेल्ली का 10 मैसेकर नहीं हुआ? क्या आप ही के सरकार में मुरादाबाद में, ये लोग आप जानते नहीं, 1986 में ईद के दिन 350 मुसलमानों को गोली मार दी गई मुरादाबाद में, आप ही की सरकार थी। अब बहन जी की बात है, बहन जी की मैं इन तीनों से ज़्यादा इज्जत करता हूं, इसलिए कि वो जो मुखालिफत पॉलिटिकल है मेरी, मगर उन्होंने जो मुख्यमंत्री बनी और दलितों को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिलाई, एक ताकत दिलाई, मगर अफसोस है बहन जी ने भी एक डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया बात चीज़ों के ऊपर, इसीलिए आज वो कमज़ोर हो रही है। जिस दिन बहन जी एक डेफिनेट स्टैंड लेंगे उत्तर प्रदेश में, उनको फ़ायदा होगा। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि आप मायावती जी को ही चुन रहे हैं। थोड़ी सी तारीफ जो आपने की उन्हीं की क्या ये पॉलिटिकल मैसेज है? नहीं, देखिए, तारीफ करना असदुद्दीन ओवैसी की फितरत में नहीं है। मैं सिर्फ सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तारीफ वो लोग करते हैं, आज के माहौल में तारीफ वही लोग करते हैं जो गुलाम होते हैं। तारीफ वही लोग करते हैं जो डर जाते हैं या अपना मफाद हासिल करने के लिए, या कोई पोस्ट चाहिए उनको, किसी को वाइस चांसलर बनना है, किसी को गवर्नर बनना है, किसी को वो बॉडी का वो चाहिए, वो लोग तारीफ करते हैं। ठीक है, मेरा काम नहीं है। खैर, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगले सवाल से पहले अब आपको एक ही चुनना है। तस्वीर में दिखा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए इसको। यहां पर बेहतर प्रधानमंत्री कौन, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी या नरेंद्र मोदी जी? एक साथ अगर एक चुनना पड़े तो आपको। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की हमने तायीद की थी 2004 से 2012 तक। उनका पहला टर्म बहुत अच्छा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, मगर सेकेंड टर्म में जो तकालीफ का दौर शुरू हुआ, जो गलतियों का दौर शुरू हुआ, और उसका खैमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है कि वो सेकेंड टर्म की वजह से 14 में बीजेपी को फ़ायदा हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहला टर्म, मैं अपनी राजनीति में देखा हूँ एज MP बनकर, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हम पार्लियामेंट में गए देखे, पहला टर्म उनका बहुत अच्छा था। ठीक है, अब देश के प्रधानमंत्री तो मोदी साहब हैं। अब यहाँ पर तो ऐसा है ना कि ये गलती कर ही नहीं सकते कुछ।
गलती हो ही नहीं सकती। जब वाजपेयी साहब जब वजीर आजम थे तो एक ब्रिक्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट थी, 2003 की बात है, जिसमें उस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत 10 साल के अंदर दूसरी या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। आज भारत की इकोनॉमी, हम अमेरिका ऊपर है, चाइना है, जर्मनी, जापान है, जर्मनी, और भारत 5वें नंबर पर है। तो ये जो बातें की जाती है ना कि 5 ट्रिलियन नहीं, अभी हमारी 3.7 ट्रिलियन है। तो हम ये बात आपको समझने की जरूरत है। अब मुझे एक अगला सवाल जो है, ये आखिरी सवाल है, प्ले ऑन करिए जो हमारा अगला सवाल है। उसके पहले, भारत का नायक कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर औरंगजेब? बड़ा सवाल है ये। भारत का क्या कहा आपने? भारत का नायक कौन? अच्छा, ये उस आजादी हमको कब मिली? हम लोकतंत्र मुल्क कब बने? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे चलिए, मैं सवाल थोड़ा देखिए चेंज देखिए करता हूं। सर, सुनिए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? कॉन्स्टिट्यूशन हमने 1950 में अपने आप को दिया। आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 47 को। तो अब प्रॉब्लम आप लोगों में यह है कि आप इन नौजवान बच्चों को 400 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। सही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया, ये जो इस देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, जो किसी विश्व के देश में नहीं है, हमारी आबादी 28 साल की 50% है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक रहेगा। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। सवाल ये है, सुनिए, सवाल है, एक मिनट ओवैसी साहब, एक मिनट, ये बच्चे किसको रोल मॉडल माने अगर इन दोनों की बात हो तो? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, और आपके सवाल का एक जवाब ये भी देता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के कभी खिलाफ नहीं थे। ये आरएसएस और बीजेपी बोलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब कल्याण पे कामयाबी हासिल की और कल्याण के नवाब की बहू उनके सामने पेश की गई, तो छत्रपति शिवाजी ने कहा कि ये इसको मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, उसको इज्जत के साथ इसको वापस कर दिया जाए। छत्रपति शिवाजी जब आगरा की किले से भागे थे, उनके साथ मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो नेवी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी का जो टैंक्स आर्टिलरी का चीफ था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी के दादा एक सूफी बुजुर्ग के पास जाते थे। क्या इन बच्चों का ये देखिए, ये ज्ञान दे रहा हूं सबको, आपको भी। नहीं, लेकिन आप लाकर ये बता रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए। नहीं, देखिए, आप लाकर ये बता रहे हैं कि आप पसंद करो कौन है। भाई साहब, देश आजाद होने के बाद देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। उस जमाने में कोई संविधान नहीं था। उस जमाने में संविधान नहीं था। राजाएं थे, बादशाह थे, उनका अलग था मामला। अब देश आजाद हुआ है 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद, जिसमें इन हम सब ने, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था, तब आपने जवाब भी नहीं दिया मुझे। हाँ, जब मैंने आपसे शरीयत और संविधान का सवाल पूछा था तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया। नहीं, आपको अभी दे देता हूं, अभी दे देता हूं। फिर से लगा दिया सवाल। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सुनिए, जब संविधान बना ना 1950 में, 1937 एक्ट, 1949 एक्ट के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं कहा कि निकाल दो इसको। के.एम. मुंशी ने नहीं कहा निकाल दो इसको। तो संविधान हमने बनाया, संविधान में हमने कहा कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। संविधान हमने बनाया और कहा कि तुम सिख रहो, अपने मजहब पर रहो, तुम मुसलमान रहो, इस्लाम पर रहो, तुम बुद्ध हो तो बुद्ध मजहब पर रहो, तुम किसी खुदा को नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, ये भारत है। नहीं तो फिर इसको क्या हमने बनाया। मगर बीजेपी ये करना चाहती है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी बीजेपी का नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपके लिए संविधान है या शरीयत है? आपके लिए संविधान है या शरीयत है सर? हैं? संविधान या शरीयत? आपको संविधान चुनना है या शरीयत चुनना है? संविधान ही आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। संविधान ही आपको आर्टिकल 25 देता है, 26 देता है, 29 सुन लीजिए, 29 देता है।
राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट टू लाइफ देता है, ठीक है, आर्टिकल 19 देता है। अब ये प्रॉब्लम टीवी के एंकर से ये है कि मुसलमान देखते कि उनको मेरी वफादारी पर शक हो जाता है। नहीं, मुझे कोई शक नहीं। नहीं सुनिए, मुझे कोई शक नहीं। अंडमान में सबसे पहला कैदी कौन गया था? उसका नाम मौलवी इस्माइल था, वो हैदराबाद से गए थे, सबसे पहला जाने वाला मुसलमान। अब अगर आज मौलवी इस्माइल यहां पर आ जाएंगे तो उनसे सवाल करेंगे आप ये? ठीक है, अब उस विषय पे आता हूं। वैसे उससे पहले एक जोरदार तालियां हो जाए जो अभी तक उन्होंने जवाब दिया। अब एक विषय है ओवैसी साहब जिस पर हर कोई आपका रिएक्शन, हर कोई ये जानना चाहता है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। साफ और सीधे शब्दों में मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर भारत एक देश है, क्या एक विधान होना चाहिए यहां पर? इस पर आपको क्या दिक्कत है, आपकी क्या राय? देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर कहा था कि एक घर में दो कानून कैसे, यही कहा था ना, यही कहा था ना। आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच, दो कानून हो गए। आप में से कोई भी यहां से दिल्ली से निकलकर अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकता, आपको परमिट लेना पड़ता है। दो कानून हो गए। मैं बहैसियत मुसलमान हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट मुझे नहीं मिलते क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूं, दो कानून हो गए। चौथी बात यह है कि ये देश विभिन्नताओं पर बना हुआ है। हम अपने प्लुरलिज्म को सेलिब्रेट करते, उसको हेट नहीं करते। पांचवी बात यह है कि एक घर में दो कानून कैसे? देश के प्रधानमंत्री आपको दूसरी तरफ लेके चले गए। सीआरपीसी का हमने कितने बार अमेंडमेंट किया, आईपीसी का कितने बार अमेंडमेंट किया। अभी हालिया दिनों में उत्तर प्रदेश में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन दिया गया, पहले नहीं था। और एक बात, अब आप ये भी देख लीजिए कि एक घर में दो कानून की बात करते हैं। संविधान में एक कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। स्टेट लिस्ट में सरकार नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बना सकता। अब आप आ जाइए आपके मुद्दे पर। मैं ये लाया था कागज, मुझे मालूम था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ये। अब आप बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 सबसेक्शन 4(5) में यह कहा गया कि हिंदू रिलीजन में सपिंडा रिलेशनशिप होगा। बाप की तरफ से 7 पीढ़ी, मां की तरफ से 5 पीढ़ी में शादी नहीं हो सकती। मगर उसमें आपने एक एक्सेप्शन का अवॉर्ड कर दिया, अगर कस्टम और यूसेज है तो। दो कानून हो गए। फिर आपने सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में कह दिया कि हिंदू रस्मों रिवाज से शादी होगी, अगर कस्टम है तो कस्टम से भी हो जाएगी। फिर आपने सेक्शन 2 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हिंदू मैरिज एक्ट से एग्जाम दे दिया, दो कानून हो गए। फिर आपने तमिलनाडु में हिंदू मैरिज एक्ट, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 1967 में यह कहा कि सूय मर्यादाई और सितरुतुराती में वहां अलग होगी, दो कानून हो गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपने दो कानून पैदा कर दिए। अच्छा, सेक्शन 6 डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट HUF का जिक्र मैंने कर दिया। फिर आपने हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट में आपने दो कानून बना दिए। फिर आपने सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट 2012 में बनाया, उसमें दो कानून बन गए। फिर हमने ओवैसी साहब एक बात सुनिए दो कानून, दो, अरे बहुत एग्जाम, दो कानून खाली शॉर्ट में बोल रहा हूं, वरना तो 1 घंटा बोल सकता हूं। छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है 1908 का, आदिवासियों की जमीन का प्रोटेक्शन का एक्ट। फिर संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट है 1949 झारखंड में, हमने दो कानून बना दिए। सर यही तो सवाल है कि ये सब खत्म हो जाएगा ना जब वो आएगा तो? पप्पा जी ने आपको फोन करके कहा था क्या बंद कर दे, निकाल देंगे? है क्या बात कर रहे हैं, खत्म कर देंगे आप प्रधानमंत्री मणिपुर का नाम नहीं ले सकते? आपको मालूम कि नॉर्थ ईस्ट में महिलाएं पॉलिएंड्री करती हैं, एक महिला के 4 शौहर या 5। लेकिन मुझे एक बात, अरे सुने, एक मिनट सर, एक क्लैरिटी चाहिए सर, एक क्लैरिटी बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि एक कानून में ये सब खत्म नहीं होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर सुन तो लीजिए ना, मेरा आप फ्लो ऑफ थॉट को रोकिए मत। तो नॉर्थ ईस्ट में ये कानून है, हम उनके कल्चर को कुछ नहीं कर सकते।
अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में 1.5 करोड़ ट्राइबल हैं, भारत में 9 करोड़ हैं, माने नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर 11.5 करोड़ ट्राइबल्स हैं। आप बात ही नहीं करते ट्राइबल्स के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग? मैं इनके खिलाफ, इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, ये हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशंस है, ये देश की खूबसूरती है ये। डाइवर्सिटी। अच्छा, आप बोलेंगे कि नहीं, एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जो अपने रिलीजन के रिचुअल्स के मुताबिक कुछ चीज नहीं करना चाह रहा तो स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कर लीजिए। ओवैसी साहब, एक मिनट, आप तो कानून के जानकार भी नहीं, हैं। जानकार मुझे नहीं, एक चीज बताइए, एक मिनट, जानकार नहीं हूं जितना मोदी जी जानते हैं। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, क्या यूसीसी का यही फायदा नहीं होगा कि इतने सारे जो अलग अलग कानून है वो सब खत्म हो जाएंगे? क्या ये यूसीसी का फायदा नहीं होगा कि अलग अलग जगह जो अलग अलग डुप्लीकेशंस हैं या अलग अलग चीजें हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो खत्म हो जाएंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। ये हरगिज नहीं होगा। आपने, बड़े मोदी ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने, एक घर में 2 कानून, तो छोटे मोदी बिहार ने कह दिया कि ट्राइबल्स को निकाल देंगे हम, इनसे इनको एग्जाम कर दो। अमित शाह साहब से मिलने नागालैंड के लोग गए तो बोले नहीं, हम बोलेंगे लॉ कमीशन को, ट्राइबल को अलग कर देंगे। निशाने अब किसका है? यहां पर निशाना सिर्फ मुसलमान को बनाया जा रहा है। अब लॉ कमीशन भिजा रहे हैं, सब भिजा रहे हैं। आपने क्या सजेशन दिया है लॉ कमीशन को? यही जितने बातें हमने आपसे कही हैं, हमने उनसे यह भी कहा है कि भाई साहब, हम अपने कानून के मुताबिक, अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मैं तो आपको आप ये देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि ये समुदाय का अच्छा है तो मैं इस पर थोप दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा। नीरजा जी, इस पर आपका सवाल, यूसीसी पे आप सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई थी, आंध्र में, वॉल सिटी में, हैदराबाद में, इलेक्शन के टाइम। आपको मैंने फॉलो किया था, वॉक थ्रू कर रहे थे। जी जी। फिर आप निकल गए, मैं घर घर में गई थी बात करने, खासकर महिलाओं से। और एक किस्सा जो मेरे जहन में मैं भूलती नहीं हूँ, एक 100 साल की महिला, पूरा परिवार उसके आसपास था, उसके ग्रैंड डॉटर्स। तो मैंने उनसे पूछा, आप अपनी ग्रैंड डॉटर्स के लिए क्या एस्पायर करती हैं? तो उन्होंने सोचा, मैंने सोचा क्या जवाब देंगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट दीज गर्ल्स, वर्ड्स टू दिस इफेक्ट, टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। एंड आई वॉज सो सरप्राइज कमिंग। मैंने सोचा वो कहेंगी शादी अच्छी घर में हो जाए वगैरह वगैरह, पर उनका जवाब बहुत ही अलग था। एंड आई मस्ट से मिस्टर ओवैसी, I found that young women, you were encouraging scholarships. You were not talking about education in madrasa. You were giving scholarships for these women, to young girls, to go abroad to the best of institutions so that they could be educated. So that gave me a very different side of you. But my question to you is as follows. For somebody like you, अंग्रेजी में बोल रही हूँ मैं, नहीं बोलिए, मैं समझ जाता। अगर हिंदी में संभव हो। Take up cudgels on behalf of the women of India to get equal rights in property, inheritance, succession, divorce, education is very surprising to me. Why customs अपनी जगह है, diversity अपनी जगह है, and that must be maintained. That is the rich tapestry of India. हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स होता है, एडल्ट्री के ऊपर, क्रूरल्टी, हिंदू मत जाइए, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबके लिए है। नहीं, सुन तो लीजिए आप, मैं आपको कानून बोल रहा हूँ, ये प्रेजेंट लॉ है, ये लॉ है। ये एडल्ट्री, क्रूरल्टी, डिजर्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कन्वर्जन टू अनदर फेथ, अब ये सब जाकर कोर्ट में हम दिखाएंगे। बुनियादी बात यह है मैडम कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं कि जब तक हमारी मौत नहीं आ जाती। अब जब मेरे धर्म में ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप हिंदुइज्म में 7 जन्म का साथ है, मैं अपना रिलीजन क्यों छोड़ूंगा? मेरे रिलीजन की टीचिंग्स ये हैं। आदि कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। नहीं हो सकता, सुनिए, मैं क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो सकता बोल रहा हूं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 और राइट टू इक्वालिटी। आप ये बोलना चाह रहे हैं
कि आपका सिस्टम अच्छा है मेरा खराब है। आप कौन होते भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर इंपोज कर? हिंदुइज्म और संविधान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम और नहीं, कॉन्फ्लिक्ट आपने बड़ी होशियारी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने के लिए आपने क्या किया, उसमें एग्जेम्पशंस दे दिए कस्टम्स और यूसेज के नाम पर। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने प्रोहिबिटेड लिस्ट डाल दी कि इसके दरमियान शादी नहीं होती। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपने ये कह दिया कि अगर हिंदू और हिंदू की शादी होगी तो खानदान से सेवरेंस नहीं होगा, अगर हिंदू और नॉन हिंदू की शादी होगी तो खानदान से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। ये आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल दिया, आपने डाला है बात ये है। लेकिन सुनिए, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपकी तरह क्यों बनूं, आप मेरी तरह क्यों बने। ओवैसी साहब, आपने कहा कि आपके यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, बिल्कुल इस्लाम में, राइट? बिल्कुल है। अब मैं कुछ कंट्रीज के आपको नाम बता रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर, आप सवाल ही नहीं बोल रहे। मैं आपका एक ही सवाल दूंगा। अरे मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए वो कंट्रीज। अगर हम मोदी के खिलाफ बोलते इसको पाकिस्तान भिजा दो, अब आप बोल रहे हैं वो कंट्री को देखो। इस देश के प्रधानमंत्री को आपने इस्लाम का हवाला दिया, इसलिए मैं इस्लामिक कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूं। सर, कोई इस्लामिक कंट्री दुनिया में नहीं है, सब मुस्लिम कंट्रीज है, इस्लामिक कंट्री कोई भी नहीं है, वो अलग बहस है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से ज्यादा मिडिल ईस्ट के शेखों से मोहब्बत है। ये हबीबी बोल के मिल लेते हैं उनसे। हम क्या करेंगे उसका, हम क्या करेंगे उसका, बताइए। उसका जिम्मेदार मैं थोड़ी हूं। अब मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि जब ट्रिपल तलाक की बात आ रही थी तो बहुत सारी चीजें आई। अब एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये कहता है कि कानून बुरी तरह फंस गए भी आप, क्योंकि आप मुझे आंकड़े में फंसाएंगे, मैं जानता हूं। फंस गए बुरी तरह। कानून के बाद इसके जो ट्रिपल तलाक के बाद जो कानून आया है, मुसलमानों के तलाक में जो दर है उसमें करीब 96% की गिरावट आई है। चलिए थाली मारिए। अब सुनिए, अब दोबारा थाली नहीं मारेंगे आप सोचने में मजबूर करूंगा मैं आपको। आपने कहा कि डिवोर्स में कमी आ गई कानून बनने के बाद। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश में अगर कोई पति अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद उसको भगा देता है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। और जो 3 बार कहता है वो क्रिमिनल है। माने आपने इस मुसलमान को तो क्रिमिनल बना दिया, मगर वो पति जो अपनी बीवी को बीवी है, डिवोर्स नहीं हुआ ना सेपरेशन हुआ, उस पर कानून नहीं बनाया आपने। दूसरी बात, उसको क्रिमिनल बनाना चाहिए था, तो महिलाओं से मोहब्बत ये हुई। दूसरी बात, जिस आप मेरे तीनों स्पीचेस को उठाकर देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर, मैंने कहा यह कानून बनेगा तो मुस्लिम महिलाओं पर बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हो रहा क्या अभी मुस्लिम सोसाइटीज में, ट्रिपल तलाक कोई नहीं कह रहा है, उन मुस्लिम लेडीज को भगा रहे हैं, डिजर्ट कर रहे हैं, डिजर्शन बढ़ रहा है, इसीलिए डिवोर्स कम हो गया। अच्छा, इस कानून की खूबसूरती यह है कि नरेंद्र मोदी ने, लॉर्ड डेनिंग भी शर्मा जाएंगे जो कानून बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कानून बनाया कि बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल दिया। अगर कि कोई घर में उस महिला को वो बदमाश किस्म का उसका हस्बैंड 3 बार तलाक बोलेगा, तो कोर्ट में उसको जाकर प्रूफ करना पड़ेगा। किसको, कौन आकर उसकी ताईद में खड़े होगा, बताइए। अच्छा, इस कानून में सिर्फ मुसलमानों को 2 या 3 साल की सजा है, दूसरे समुदाय के लोगों को 1 साल की सजा है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि यह शादी टूटती नहीं है ट्रिपल तलाक के बाद भी, और कोर्ट अगर उसको सजा दे दिया 2 साल के लिए, आप तमाम महिला हैं, आप क्यों रहना चाहेंगी शादी में उससे? आपको तो नया स्टार्ट लेना है ना। मगर मोदी साहब ने कहा कि नहीं, छोड़ना नहीं, तो कोर्ट में सजा होगी, और जो 2-3 साल के बाद जब वो दीवाना पागल निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम जेल के सामने बैंड बाजा लेकर जाना और अपनी जबान से गाना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या भारत में लड़कियों की शादी की उम्र फिक्स नहीं होनी चाहिए? अब फिर फंस गए आप, या प्यूबर्टी ही शादी की उम्र? आप फिर फंस गए। अच्छा, दोनों भी सवाल जवाब देता हूं आप। ठीक है। देखिए, हिंदू धर्म के लिहाज से आप शादी 18 साल में लड़की करना है, उससे पहले नहीं कर सकते।
आपने कानून बना दिया, मगर आपने क्या कहा? लफ्ज वॉइड कहा, मैरिज इज वॉइड। मैरिज तो रहेगी मगर वॉइड है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि 86% ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हिंदुइज्म में हुई हैं। 2,20,00,000 चाइल्ड मैरिजेस उसमें हिंदुइज्म 86% है, मुसलमानों में 11%। और मुसलमानों में प्यूबरिटी में शादी हो सकती है। यहां पर आपने कानून बना दिया। इसीलिए आपने शुरुआत में सवाल किया था कि क्या कानून से हम सोसाइटी में रिफॉर्म ला सकते? थोड़ा बहुत ला सकते, मगर जब आप अंदर से चेंज होंगे तो कानून को कबूल भी करेंगे ना। लेकिन सर अभी तक तो जो सुनाई में यही दे रहा है, जो आप ये कह रहे हैं कि कानून अपनी जगह है बट सोसाइटी मस्ट रिफॉर्म ऑन इट्स ओन। सोसाइटी को नहीं, देखिए हम सर बट यू हैव टू अग्री कि जो औरतें हैं, चाहे इस्लाम में हो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदू, जहां पर भी हो, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स, वेदर इट्स इन मैरिज, वेदर इट्स इन ट्रिपल तलाक, वेदर इट्स हलाला। हलाला इज एन इशू दैट इज अ बिग इशू। मैडम देखिए, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। ठीक है, सही है, सही है, सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं हो सकता। अब रहा साल हलाला का, हलाला तो खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और ट्रिपल तलाक के बाद खत्म हो गया। वो उसकी हैसियत ही नहीं है, उसकी हैसियत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया तभी खत्म हुआ। देखिए पहले भी नहीं था, होता था होगा एक जगह पर, उसको सब इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तीसरी बात यह है कि आपके डिवोर्स लॉ मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा भाई? आपको मालूम कि जब शादी होती है मुस्लिम लड़की की तो उसको महर मिलता है, शौहर के फाइनेंशियल इनकम की उसके ऊपर। आप महर का चल डालेंगे क्या महर उसमें? आप, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आप अपनी मेजॉरिटेरियन मोरालिटी को सच मानकर मुझ पर मत थोपिए। अब मैं वापस 2024 की राजनीति पर आता हूं। अब बस से जाना भी थोड़ा सा, बस एक लास्ट कुछ सवाल है मेरे आपसे, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा जब विपक्षी एकता हुई और एनडीए यूपीए/इंडिया की बैठक हुई तो आपको जो नहीं बुलाया गया, कुछ बयान आपने यहां पर दिए। एक बयान में आप ऐसा बोल रहे हैं जैसा मेरे ससुर ने मुझे नहीं बुलाया घर में दावत में। ओके, मुझे क्या करना है? मैं विपक्षी नहीं बुलाया, मुबारक हो, मुझे क्या करना है? चलिए मैं एक आपका बयान भाई घर चला जाऊंगा। ठीक है, दिखाइए एक बार, प्ले ऑन करिए। 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ? अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया। क्या बोले? मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप ऐसे बयान देंगे तो कैसे मतलब तालमेल होगा, कैसे आपका विपक्ष के साथ एक साथ आ पाएंगे जब राहुल गांधी वहां पर फोरफ्रंट पर दिखाई दे रहे हैं? क्या करूं? ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन जाऊं, हारमोनियम लेके नाचूं? क्या करूं? अरे दो तरफ भी ऐसी है। मोदी जी की तारीफ करो, 56 इंच का सीना खुल जाता है। खिलाफ बोलो, ये एंटी नेशनल है, ये बड़े परिवार के हैं, कुछ नहीं बोलो इनको। अरे भाई, ये एंटाइटलमेंट खत्म हो चुका है। इस देश में जो मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, वो आगे बढ़ेगा। आप बोल रहे नहीं। अरे भाई क्यों है भाई? अच्छा, वैसे आप देखिए, हमारे को देखिए, हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, इंसानों की नहीं करते हम। अच्छा, आप जो बता रहे हैं 50 साल में, एक बार आपने उनकी फिटनेस पर सवाल जो खड़ा किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, जरा प्ले ऑन करिए, वो एक वीडियो प्ले ऑन करिए। उनको सर्दी नहीं लगती, आपने एक टिप्पणी दी थी, लेकिन फिटनेस की एक बात है, जरा दिखाइए यहां पर। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा। वाह, हाँ, इट्स वेरी वायरल। ये क्यों सर? ये देख रहे हैं आप? हाँ, तो ये करना पड़ेगा ना, ज्यादा जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए संगियों से तो करना। आप सबको बताना चाहूंगा कि ओवैसी साहब राहुल गांधी से 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में ऐसे फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी 1 साल छोटे हैं। अगर आप जिम में फिटनेस बना सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं बना सकते? नहीं, मैं कहां रोक रहा हूं उनको? आप मजाक उड़ा रहे हैं। अरे ये क्या बात है? वो कुछ भी नहीं करेंगे तो मैं क्या जिम्मेदार हूं भाई? अरे मैं क्या करूंगा उसका? अरे अब आप देखिए कि ये प्रॉब्लम ये है कि अगर कल गाय भैंस दूध नहीं देगी, ओवैसी जिम्मेदार। आसाम में तरकारी की कीमतें बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार, मुख्यमंत्री ने कह दिया।
ये क्या है ये? हमको क्या कहा है? अब करिए आप। हम जी। अब सर प्लीज, मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे इन लोगों से मत ठीक है, मिलाइए। ठीक है। अब मेरा ये लास्ट राउंड है, मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो आपके पास। इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं। ये आपके पास ओवैसी साहब एक प्ले कार्ड है, या तो यस या नो या स्ट्रेट आप बीच में दिखा देंगे तो इसका मतलब आप पास कर रहे हैं। ये प्ले कार्ड आपके पास है। अब मैं जरा सीधे, हालांकि सवाल जो है जरा ध्यान से देखिएगा और प्लीज यस नो और पास कर सकते हैं आप, और जोरदार तालियां होनी चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, इसमें बोलना नहीं हो। ओवैसी साहब प्ले ऑन करिए। पहला सवाल, न्योता मिला तो असदुद्दीन ओवैसी जी विपक्षी एकता में शामिल होंगे। सर प्ले कार्ड आपके पास है, यस नो या पास? सर जब इनविटेशन मिलेगा तो आप ही को पता चल जाएगा, अभी तो कुछ है ही नहीं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सर प्ले कार्ड आपके पास है। आप मुझे गाली देते रहते हैं, जब आपका बुरा वक्त था आप हमको इस्तेमाल किए, क्योंकि आज हम मुसलमान दलित की सियासी लीडरशिप और खुद मुख्तारी की, सियासी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, तो आपको बुरा लगता है। ये जब मिलेगा तो बताएंगे, अभी तो बुला ही नहीं ना हमको। अच्छा, ये प्ले कार्ड अपने प्लीज हाथ में रख लीजिएगा। का प्ले कार्ड? जवान सबसे बड़ा प्ले कार्ड। लेकिन इसमें यस या नो, यस या नो मुझे बताइएगा, या पास? नहीं, पास का नहीं है। जब कोई चीज जब आएगी तो बताएंगे ना। ठीक ठीक। अब अगला सवाल दिखाइए जरा, विपक्ष दिखाइए जरा। विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बीजेपी को क्या हराया जा सकता है? मुझे नहीं मालूम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कितना एक होंगे। देखिए अभी पंजाब में क्या होगा हमको नहीं मालूम। क्या वहां पर भगवत मान सीट शेयर करेंगे कांग्रेस से? क्या उत्तर प्रदेश में कल रिपोर्ट आई कि समाजवादी 8 सीट देगी, क्या तैयार हो जाएंगे? क्या दिल्ली में अलायंस होगा? महाराष्ट्र में क्या खेल होगा हमको नहीं मालूम। हाँ, बिहार में कितने सीटें लोग बांटेंगे वो नहीं मालूम। तो देखेंगे, अभी तो दे कैन, अंग्रेजी कहावत है ना कि दे कैन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, दे कैन ऑलवेज बी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब विपक्षी एकता पे भी वैसे बीजेपी का भी यही स्टैंड है, लेकिन अगली खबर, देखिए बीजेपी को हराना जरूरी है। तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से हमको रोकना है। जो आज देश में हालात हैं उसमें नाकाम साबित हुए वो। ठीक है, अब मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां बजाइए, हौसला बजे। ओवैसी साहब, हमारे कैमरामैन इंतजार कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट है यस या नो का प्ले कार्ड में, अगर आप लिख पाए इसको। क्या करें? ये आपके हाथ में प्ले कार्ड है, यहाँ पर ये यस या नो कैमरा पर सर, कैमरा पर, और या पास कर सकते हैं यस या नो, या ठीक है, वरना आपको कट एंड पेस्ट करके कुछ दिखा देंगे। अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ प्ले करिए, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जाना चाहिए, यस नो या पास? अरे हमसे बगैर पूछे अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, हमको पूछे ही नहीं। मुल्ला जी को पूछे बगैर आपने मैच कैसे रख दिया? ये आपका ओपिनियन है। आपको ये सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, अमित शाह साहब से पूछना चाहिए कि आप करा रहे हैं। देखिए क्रिकेट मैच खेलेंगे और फिर देश को बोलेंगे एक बात। हम मानते हैं इस बात को कि यकीनन मुंबई में और जो भी कश्मीर में हो रहा है, पाकिस्तान से आ रहे हैं टेररिस्ट, मगर एक कंसिस्टेंट पॉलिसी तो रखिए। अच्छा, आपने बगैर किसी को बोले ऊपर से अफगानिस्तान से प्लेन में जा रहे थे, नीचे किसी ने कहा कि घर में लाइट है, मालूम हुआ कि नवाज शरीफ घर में शादी हो रही है, आपने उतर गए वहां पर। ये क्या है? ये हमसे बगैर पूछे आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं वहां पर अहमदाबाद में। ठीक है, अब अगला सवाल मेरा यस और नो में, वैसे साहब प्ले कार्ड आपके पास है। नहीं, अगला नहीं सवाल यस और नो हो। ओके ठीक है, अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। 3 तलाक रद्द होने से मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ है? मुस्लिम महिलाओं का डिजर्शन बढ़ रहा है, डिजर्शन बढ़ रहा है, और सिर्फ मुसलमान बच्चों को या उनके वो हस्बैंड्स को जो गुनाह करते हैं ट्रिपल तलाक कहकर, उनको क्रिमिनल बना दिया जा रहा है। ठीक है, लास्ट सवाल है, और जोरदार तालियां करके हौसला अफजाई करें जरा यहां पर। लास्ट सवाल है, प्ले ऑन करिए। आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, यस या नो या पास? देखिए, मैं किसी को ये टीम वीम नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर, उनके स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर, और उनकी जो शुरुआत हुई है वो विवेकानंदा थिंक टैंक से हुई है, तो उसकी बुनियाद पर वो बहुत करीब है आरएसएस की आइडियोलॉजी के।
अब इस शो को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। आखिरी है ना ये? ये आखिरी है। आप जब शिकागो गए तो आपसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं क्या आप उनको अपना भाई मानते हैं? आपका जवाब? देखिए, ये बात आप बार बार हमसे पूछते हैं। आप मोदी जी से ये नहीं पूछते कि आप क्यों गए नवाज शरीफ के घर में और उसके बाद वहां पर हमारे एयरफोर्स के अड्डे पर आतंकवादी घुसकर हमला कर दिए। वो जवाब आपका बहुत वायरल हुआ, बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हमने भी, आज भी मैं कह रहा हूं कि जब यशवंत सिन्हा साहब के साथ एक 2012-13 में ग्रुप गया था एमपीज का, जिसमें मुख्तार अंसारी, शाहनवाज थे, हमारे बड़े भाई कीर्ति आज़ाद थे, हम लोग सब गए वहाँ पर, उनके एमपी से बातचीत किए। एक प्रोग्राम भी टीवी पे हुआ था, बड़ा मशहूर हुआ था। हम अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो चाहूँगा कि साउथ एशिया में भारत के ताल्लुकात सबसे अच्छे हों, मगर अफसोसनाक बात यह है कि चीन इन तमाम मुल्क पर हावी हो गया है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, सच्ची बात है। और चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से पीछे हट जाते हैं। डेप्सांग डेमचाक हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटेजिक इलाका है, वहाँ पर चीन बैठा हुआ है और 100 बिलियन डॉलर्स के ज़्यादा वो क्या है, वो ट्रेड डेफिसिट हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं है, सब वहाँ से आ रहा है। जितने एशियन AII बैंक और एक जो बैंक है, सबसे ज़्यादा लोन हमको चीन दे रहा है। ये फिर क्या हो रहा है? क्या मैच फिक्सिंग हो रही है? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओवैसी साहब, आपने TV9 के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवैसी साहब की जो पर्सनालिटी है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पीपल प्लीजिंग से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इतने स्पष्ट हैं कि कोई चापलूसी करने वाला इंसान अगर इन्हें सुन ले तो इनसे इन्फ्लुएंस होकर के दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना बंद कर दे। चाहे प्रधानमंत्री की बात हो या किसी दूसरे नेता की बात हो, ओवैसी जी अपना ओपिनियन खुल कर के देते हैं। मुझे बड़ी आपत्ति हुई इस बात से कि ज्यादातर जो सवाल थे, कभी उसमें पाकिस्तान आ रहा है तो कभी शरीयत, इसी तरीके के सवाल पूछे गए। अब पॉलिटिकल बातें जितनी भी ओवैसी जी ने करी वो तो आपने सुन ही ली। तो मैं इनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड बातें ही बोलना चाहती हूँ कि जैसे इनको जो यस और नो वाला पोस्टर टाइप्स दिया गया था, उसको नहीं उठा करके दिखाना था सवाल के बाद, तो वो नहीं दिखाया। ये जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं पर्सनली भी इस चीज को महसूस करती हूँ कि 1-on-1 कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, तो मैं किसी बात से अग्री नहीं करती हूँ, पर फिर भी सामने वाला ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, मैं मान जाती हूँ कि चलो ठीक है। और आपके साथ भी आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा होता होगा। आपने शुगर छोड़ रखी है, सामने कोई प्यारा सा इंसान आ गया, वो आपको बोल रहा है अरे खा ले रसगुल्ले, मैंने खुद बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपको खाने का मन नहीं है, पर सामने वाले का मन रखने के लिए आप ऐसे होते हो चलो ठीक है एक खा ही लेता हूँ, बड़ा टेस्टी है। अंदर से तो आपको गिल्ट हो गई कि मैंने क्यों खाया, पर उसको खुश करने के लिए आपने खा दिया। हमें ऐसा नहीं करना है। ओवैसी जी से सीखना है कि ये भी अगर अपनी बात को इतनी स्ट्रांगली रख सकते हैं इतनी बड़ी फोरम पे, वी ऑल्सो हैव द पावर टू से नो। चलिए, वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा है, पर महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी देर हो गई इन्हें सुनते हुए। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलते रहिएगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा और सच के साथ खड़े रहना है। सत्यमेव जयते। जय हिंद।